यस। सो डी एंड एफ ब्लॉक में हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पोटेशियम परमैंगनेट। तो याद है पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनाया था? सबसे पहले तो हमने ओर निकाला था, वो ओर निकाला, उसको कंटेनर में डाला, 2 पाइपलाइन डाल दी थी, एक में डाला सोडा, दूसरे में डाला ऑक्सीजन। सोडा के लिए क्या लिया था हमने? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लिया था। फिर जो हमारा कंपाउंड बना वो कौन से कलर का था? येलो कलर का था। यस करेक्ट। वो येलो कलर का जो कंपाउंड है वो ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में। ओके, और साथ में क्या क्या बनता था? Fe2O3 बना और CO2 बना। CO2 बना वो तो गैसियस है तो उड़ गया एटमॉस्फेयर में। Fe2O3 सॉल्युबल नहीं है, और जो हमारा कंपाउंड है सोडियम क्रोमेट वो सॉल्युबल है। तो अंदर पानी डाला तो वो सॉल्युबल हो गया, और फिर हमने फिल्टर कर दिया तो नीचे आ गया हमारा येलो कलर का सोडियम क्रोमेट, और Fe2O3 ऊपर रह गया। अब ये जो येलो कलर का सोडियम क्रोमेट है उसके अंदर हमने एसिड डाला, सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड हमने मिलाया, तब वो क्या हुआ? येलो कलर से ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया, और वो सोडियम क्रोमेट जो था वो बन गया सोडियम डाइक्रोमेट। लेकिन हम तो पढ़ रहे थे पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो सोडियम क्रोमेट हमने बना दिया। फिर सोडियम को हम पोटेशियम से रिप्लेस कर देंगे, किसके साथ रिएक्शन करवा के? KCl के साथ रिएक्शन करवा के। याद आ गया पूरा? ऐसा क्यों किया? लेकिन KCl, वो एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई अगर KCl के साथ ही रिप्लेस करवाना था तो पहले से Na2CO3 की जगह K2CO3 ही यूज कर लो, तो हमारा डायरेक्ट बन जाता। लेकिन उसका रीजन क्या है? सोडियम मोर सॉल्युबल है कंपेयर टू द पोटेशियम, इसीलिए हमने ऐसा किया। अगर ऐसा नहीं करते और पहले से K2CO3 डाल देते तो वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, तो Fe2O3 और K2CO3 मतलब जो हमारा पोटेशियम क्रोमेट मिलता, ओके, K2CO3 तो हम डालते सोडा के तौर पे, लेकिन जो पोटेशियम क्रोमेट मिलता उन दोनों में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ओके, वो रीजन था। फिर उसके डिफरेंट यूजेस एंड ऑल सब कुछ हमने डिस्कस किया था, उसका शेप कैसा होता है वो डिस्कस किया था। याद आ गया ना? ये रह गया ना पूरा याद? चलो अब नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है एंड लास्ट है ये। ओके, इसके बाद तो हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। तो अब हमें समझना है पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला समझो। देखो दोनों के दोनों, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी और पोटेशियम परमैंगनेट भी, हम यूज कैसे करते थे पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये लोग हैं, मतलब खुद का उनका क्या होगा? रिडक्शन होगा। अच्छा, जैसे देखो वो अगर अच्छे से याद रह गई तो ये भी डिट्टो उसके जैसी ही मेथड है, तो याद रह जाएगी। जैसे तुमने पता ही है, तुमने निकाला था क्या? सबसे पहले गड्ढा खोदा तुम्हारे घर के पीछे, वहां से ओर निकाला, उसको डाला कंटेनर में, 2 पाइपलाइन डाल दिए, यहाँ से ऑक्सीजन गया, यहाँ से बेस गया, बेस मतलब सोडा गया हमारा Na2CO3। यहाँ पर भी सेम ही करना है, यहाँ से लेके आ जाओ तुम ओर लाओ, कंटेनर में डालो, 2 पाइपलाइन डाल दी, ऑक्सीजन डाल दिया। अब यहाँ पर Na2CO3 डाला था, उसकी जगह दूसरा बेस यूज करेंगे। कौन सा बेस यूज करेंगे? KOH यूज करेंगे। ओके, डन। लेकिन मेथड सेम ही है, और निकाला, ऑक्सीजन डाला, बेस डाला। ओके, तो वही सेम चीज है। देखो पोटेशियम परमैंगनेट, सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। परमैंगनेट का फॉर्मूला है KMnO4, और पोटेशियम मैंगनेट का फॉर्मूला है K2। ओके, एक में K है और दूसरे में K2 है। तो एक है पोटेशियम मैंगनेट और परमैंगनेट। तो मैंगनेट ज्यादा किस में है? KMnO4 में मैंगनेट ज्यादा है। कैसे बोल रहा हूं ज्यादा है? ऐसे ही तुम चेक कर सकते हो। KMnO4 मतलब देखो, एक है अपने पास KMnO4 और दूसरा है अपने पास K2MnO4। तो यहां पर एक पोटेशियम पूरे के पूरे मैंगनेट को बैलेंस कर रहा है, और यहां पर 2 पोटेशियम बैलेंस कर रहा है। मतलब कि ये 2 के लिए एक अकेला है और ये 1 के लिए ये अकेला है। ओके, तो पर मैंगनेट, पर मतलब ज्यादा, तो ज्यादा मैंगनेट कहां यूज हो रहा है? यहां पर। तो ये है पर मैंगनेट और ये है सिर्फ मैंगनेट। डन। तो पहले तो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, याद ही है हमें पोटेशियम परमैंगनेट, तो पहले से ही हम यूज करते आ रहे हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4। अच्छा ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं।
पोटेशियम परमैंगनेट मतलब ये इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ MnO2। तो ये जो ओर निकाला है ना, जैसे कल ओर निकाला था, वैसे यहाँ पर तुम गड्ढा करोगे अर्थ क्रस्ट में, निकाल के आओगे तो वो होगा ओर। ओके, वो ओर जो है वो कौन सा है? MnO2। ओके, तो MnO2 हमारा ओर है विथ एन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, तो मैंने बोला ना बेस KOH, तो K क्या है? अल्कली, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, तो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब KOH एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ले लिया है दूसरा, क्योंकि मैंने बोला ना 2 पाइपलाइन डालेंगे, एक में बेस और एक में ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्यों डाल रहे हैं? ऑक्सीडेशन करना है इसलिए। तो यहां पर हम ऑक्सीजन डायरेक्ट ना डाल के क्या डाल रहे हैं? KNO3। वहां से भी निकलेगा क्या? ऑक्सीजन, जो वहां पर ऑक्सीडेशन करेगा। तो फिर जरूरी नहीं है तुम KNO3 ही लिखो, KNO3 लिख सकते हो, HNO3 लिख सकते हो, क्लोरीन गैस भी लिख सकते हो, जहां से ऑक्सीडेशन हो वो सब कुछ लिख सकते हैं। बुक जैसा रखना हो तो बुक जैसे रखो, लेकिन कहने का मीनिंग है KNO3 की जगह तुम ऑक्सीजन लिख दोगे तो भी चलेगा, तुम HNO3 लिख दोगे तो भी चलेगा। इन शॉर्ट तुम्हें ऑक्सीडेशन करना है। ओके, चलो, सो KNO3 हमने ले लिया। फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूं, हमने डिगिंग किया, ओर निकाला, कंटेनर में डाला, 2 पाइपलाइन थी, दोनों साथ करते हैं। कल हमने ओर निकाला, आज भी हमने ओर निकाला। कल कंटेनर में डाला था, आज भी हमने कंटेनर में डाला। उसके अंदर 2 पाइप जा रही है, इसके अंदर भी 2 पाइप जा रही है। उसके अंदर जो 2 पाइप जा रही है उसमें एक में है ऑक्सीजन और दूसरे में है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसमें भी 2 पाइप जा रही है, उसमें भी एक में ऑक्सीजन है लेकिन डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं है, KNO3 है। अच्छा, और दूसरे में था बेस, और बेस बोल दो, बेस ही है ना वो, Na2CO3 पढ़ते थे ना हम, सोडियम कार्बोनेट एंड ऑल। ओके, तो बेस है लेकिन सॉल्ट नेचर का बेस है। ओके, सो यहां पर भी हम बेस ले रहे हैं। कौन सा बेस ले रहे हैं? KOH। ओके, तो लिखा हुआ है ना पोटेशियम का मेटल मतलब मेटल, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। अल्कली मतलब K, वही मेटल है, और हाइड्रोक्साइड मतलब OH। तो वैसी ही सेम प्रोसीजर हो गई, जैसे कल थी वैसे ही। ओर लिया, कंटेनर में डाला, 2 पाइपलाइन है, यहां पर भी ओर लिया, कंटेनर में डाला, 2 पाइपलाइन है, एक में जा रहा है KOH, दूसरे में से जा रहा है KNO3। सिंपल। अब गर्म करो, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, चलो, तो क्या हुआ? दिस प्रोड्यूस द डार्क ग्रीन K2MnO4। तो कल क्या बन रहा था? क्रोमेट बन रहा था, याद आया? सोडियम क्रोमेट बन रहा था। तो आज क्या बनेगा हमारा? K2MnO4। K2MnO4 को क्या बोलेंगे? मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट। तो K2MnO4 which disproportionates in a natural or acidic solution to give परमैंगनेट। तो जैसे कल हमने क्या किया था, वही चीज किया था, सोडियम क्रोमेट था, उसमें फिर हमने एसिड डाला था। तो यहां पर भी वही चीज करेंगे कि हमें मैंगनेट मिल गया है, उसमें वापस एसिड डालेंगे और हमें परमैंगनेट मिल जाएगा। तो देखो प्रोसीजर कितनी डिट्टो ही है, मोटा मोटा डिट्टो ही है ना, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है। थोड़ा बहुत चेंज मतलब क्या? कल हम डायरेक्टली Na2CO3 डाल रहे थे तो आज डालेंगे KOH। कल हम डायरेक्टली ऑक्सीजन डाल रहे थे तो आज हमने डाल दिया KNO3। समझ में आया? ओके, फिर वो हो गया। उसके बाद जो हमारा सोडियम का क्रोमेट मिला था उसमें हमने एसिड डाला था, तो यहां पर भी सोडियम के क्रोमेट में हम क्या डालेंगे? मतलब सोडियम का क्रोमेट नहीं, पोटेशियम मैंगनेट में हम क्या डालेंगे? एसिड डालेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। तो वही चीज है, देखो लिखी हुई है। देखो अभी समझ में आ गया क्या है? पूरी प्रोसीजर समझ में आ गई, कल जैसी ही है। फिर से एक बार लास्ट में रिवाइज करेंगे। समझ में आ गया या रिवाइज करें? आ गया ना? ओके, अब इक्वेशन देखते हैं। देखो, तो देखो MnO2 है, MnO2 जो और निकाला वो है हमारा MnO2। तो MnO2 उसमें एक में बेस डाल दो KOH और ऑक्सीजन डालो। देखो ये ऑक्सीजन, देखा मैंने बोला ना कि एक दूसरे पाइप में ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आया कहां से? यहां से आया है, KNO3 में से। ओके, इसलिए मैंने बोला कि KNO3 लिखो, HNO3 लिखो, ऑक्सीजन डायरेक्ट लिखो, सब चलता है। क्लोरीन गैस लिखोगे तो भी चलेगा, वो भी ऑक्सीडेशन करता है। ओके, चलो, विच डिसप्रोपोर्शनेट, ये तो हमने देखा। तो यहां पर बन गया हमारा पोटेशियम मैंगनेट और पानी। ठीक है, अब ये जो पोटेशियम मैंगनेट है उसमें हम एसिड डालेंगे। कल भी एसिड डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड, आज भी एसिड ही डाल रहे हैं। चलो डाल दो, वही डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यही चीज ली हुई है। अब यहाँ पे मत बोला सर ये अलग है, ये अलग है। ये पोटेशियम लिखा नहीं इसलिए -2 लिख दिया।
सिंपल है। ओके, तो ये मैंगनीट आयन है और वो पोटेशियम मैंगनीट था और ये मैंगनीट आयन है, उसमें से मेटल निकाल दिया है। तो वही चीज है वो हमने ले ली है, मैंगनीट आयन। और ये 4H+ कहां से आए, तो वो आए हैं H2SO4 में से। ओके, H2SO4 में से 4H+ आए, मतलब H2SO4 तुमने लिया कितना हुआ होगा, 2 लिए हुए होंगे, एक में से H+ निकलेगा तो फिर ये टोटल 4H चाहिए ना तुम्हें, तो 4H+ निकलेंगे, वो ये रहे। ओके, उसमें से बनेगा क्या, तो MnO4, तो MnO4 था, MnO4 ही बना, लेकिन MnO4-2 था और अब MnO4-1 बनेगा। तो यहां पर था K2MnO4 और यहां बनेगा KMnO4। सिर्फ एक ही मेटल का और एक ही नंबर का डिफरेंस है, KMnO4, K2MnO4। अगर K नहीं लिख रहे हो तो यहां पर लिखेंगे हम MnO4-2 और जो बनेगा उसमें लिखेंगे MnO4-1। दैट्स इट। तो MnO4-1 और दूसरा हमारा MnO2, वो तो और ही है, और H2O। डन। ओके, रिएक्शन समझ में आ गई। अभी तुम डिट्टो ये ना लिख के फिर यही K2MnO4 लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पर भी KMnO4 बनेगा, वो लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, थोड़ा इजी करने के लिए कि तुम्हें लगे कि सर यही इजी लग रहा है कि K2MnO4 ऐसा ले लिया और फिर तुमने यहाँ ले लिया H2SO4 और फिर उसमें से तुमने बना दिया KMnO4 प्लस MnO2 प्लस H2O, तो ये भी चलेगा। तुम ये इक्वेशन ना लिखो और ये लिखो तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे मैंने MnO4 ही लिया हुआ है लेकिन K2 लिख दिया है। ये 4H+ है वो आ रहा है H2SO4 से, बैलेंस नहीं किया अभी, हाँ, तो ये आ रहा है H2SO4 से, ये जो है वो बन गया KMnO4, ये जो है वो डायरेक्टली किया। तो ये ना लिख के ये लिखोगे तो भी चलेगा। किसी किसी को ऐसा लिखा हुआ इजी लगता है, आयन की जगह डायरेक्टली कंपाउंड लिखा हुआ हो, उसी को इजी लगता है, तो तुम वो भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं बुक में लिखा हुआ है डिट्टो ही चाहिए। कंसेप्ट सही होना चाहिए कि भाई तुमने मैंगनीट में से परमैंगनीट बनाया है, तुमने उल्टा कर दिया ऐसे, यहाँ पर K कर दिया और यहाँ पर K2 कर दिया, तो फिर मार्क नहीं मिलेंगे। फिर बोलेंगे सर आपने बोला था इसकी जगह ये लिखेंगे, चलेगा चलेगा, लेकिन तुमने तो क्या बना दिया, मैंगनीट बना दिया। हमें बनाना था परमैंगनीट मैंगनीट में से। समझ में आया? ओके, तो अगर चेंज कर रहे हो तो फिर ध्यान से कुछ ऐसे उल्टा सुल्टा नहीं कर देना। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हमने लिख दिया। अब देखो फ्यूज्ड विद द KOH ऑक्साइड्स, अब ये दूसरा ये MnO2 है, उसका आगे क्या होगा वो लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारी एक प्रोसीजर हो गई। अभी आप कमर्शियली है, देखो हमें 3 तरीके से बनाना है। अभी हमने जनरल तरीके से बना दिया, जनरल तरीके से बनाया, फिर कमर्शियली बनाएंगे और फिर लेबोरेटरी में भी बनाएंगे। 3 तरीके से हमें एक ही चीज बनानी है। अच्छा, फिर से बनाते हैं। अच्छा चलो, गड्ढा किया, वहां से निकाला MnO2 और, ठीक है, MnO2 और लेके आए, कंटेनर में डाल दिया, उसमें 2 पाइपलाइन जा रही है, एक में जा रहा है ऑक्सीजन, तुम्हें ऑक्सीजन लिखना हो ऑक्सीजन लिखो, KNO3 लिखना है KNO3 लिखो। दूसरे पाइपलाइन में से जा रहा है बेस, ओके, वो बेस हमने ले लिया है KOH, कोई भी ले सकते हो तुम, लेकिन हमें पोटेशियम चाहिए ना लास्ट में, इसलिए तुम Na भी ले सकते हो। फिर Na ले लिया तो जैसे कल सोडियम को रिप्लेस किया था पोटेशियम से, पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला याद है ना, अभी हमने रिवाइज भी किया, तो कल जो लास्ट में हमारा सोडियम डाइक्रोमेट बना था उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए KCl के साथ रिएक्शन करवाई, वैसे ही तुम यहाँ पर NaOH लोगे तो लास्ट में वापस KCl के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। ओके, और नहीं लोगे तो नहीं करवानी पड़ेगी, सिंपल है। तो यहाँ पर हमने ले लिया KOH, तो हमने ऑक्सीजन में KOH ले लिया, हमें हमारा कंपाउंड मिल गया। क्या है हमारा कंपाउंड? K2MnO4। ओके डन, तो K2MnO4 हमें यहाँ पर मिल गया, मतलब पोटेशियम मैंगनेट हमें मिल गया और पानी निकला हुआ है, ठीक है। अब ये जो पोटेशियम मैंगनेट है उसमें हम एसिड डालेंगे, तो H2SO4 डाल दिया, तो पोटेशियम मैंगनेट में से पोटेशियम परमैंगनेट बन गया KMnO4, MnO2 और H2O वापस जो बाकी बचा है वो रहने दो, दैट्स इट। समझ में आ गया? तो ये जनरल मेथड है। जनरल मेथड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। देखो MnO2 में कितना है, Mn जल्दी बताओ, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी बताओ, अरे जल्दी, -2 2 4, तो ये है +4। चलो इतनी देर क्यों लग रही है, यहां पर बताओ 4 ही आ रहा है। अच्छा, -2 2 -2 4 -8, -8 +2, नहीं तो 4 कहां से आ रही है, 6 आ रही है। -2 4 -8 K2 का +2, तो ये सही की ना, हाँ, K2 का कितना है +2 एंड -8 तो +6 बाकी बचा ना,
ओके हाँ या नहीं, देखो सबकी लिखनी है ना हमें, तो देखो k का कितना है +1 और वैसे 2 है तो उसके +2, फिर o का कितना है -2 वैसे 4 है तो 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, और mn का कितना, इसका जो आंसर आया उतना, तो इसका आंसर आएगा -6 को बैलेंस करने के लिए +6। ओके तो mn है +6 और यहाँ पर mn है +4, -2 × 4, -4 को बैलेंस करने के लिए +4, तो mn देखो +4 का +6 हुआ, तो मैंगनीज +4 का +6 हुआ, मतलब क्या हुआ उसका ऑक्सीडेशन हुआ। मैंगनीज का क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा चलो अभी आगे यहाँ पर चेक करो, तो यहाँ पर भी देखो mn, ये यहाँ पर क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट -2 4 -8, -8 में से -2 तो पहले से ही है तो -6 बचा, -6 को बैलेंस करने के लिए +6, तो ये हो गया +6। और यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो MnO2 है, वो तो लिया हुआ ही था, और MnO4, तो O -2 -2 4 -8 माइनस ये कितना आया O4, तो -2 4 -8 और -8 को बैलेंस करने के +8, लेकिन ये तो स्टेबल नहीं है MnO4 क्यों, इसलिए तो हमें दूसरा दिया गया है MnO2, तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -4 और ये हो गई +4। ओके ये तो स्टेबल नहीं है, हमने तो गिना हुआ ही है, Mn की हाईएस्ट कितनी है +7, तो +8 तो आएगी ही नहीं फिर। डन। ओके ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमें पता है कि Mn की हाईएस्ट कितनी है +7। अब देखो ये एक मेथड हो गई, अभी दूसरी मेथड देखते हैं। देखो हाँ तो दूसरी मेथड में देखो कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड, कमर्शियली मतलब बहुत ज्यादा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर बनाना हो इंडस्ट्री में तो क्या करेंगे, प्रिपेयर्ड बाय द अल्कलाइन oxidative fusion of MnO2 followed by the electrolytic oxidation of manganate। ओके तो क्या बोल रहे हैं ये ऐसा बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है ना हमारा वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टेप जो है वही रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था हमारे पास MnO2 O2 KOH, उसमें से क्या बना K2MnO4, तो तुम्हारे पास K2MnO4 है ही, पोटेशियम मैंगनेट है ही। अब हमने क्या किया, पोटेशियम मैंगनेट में एसिड डाला, वो नहीं करना है, तो क्या करना है उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा ना हमें, इलेक्ट्रोड डाल के बिजली डालेंगे। ओके तो वही चीज, तो अभी उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वो K2MnO4 में से कन्वर्ट हो जाएगा KMnO4 में। तो हमने स्टेप 2 को चेंज कर दिया। पहली जो रिएक्शन थी जनरली जो हो रही है उसमें हम पोटेशियम मैंगनेट में एसिड डालेंगे तो वो परमैंगनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कमर्शियली यूज होता है उसमें हम एसिड, कितना एसिड डालना पड़ेगा, तो हम एसिड नहीं डाल रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो वहां पर है हमारे पास K2MnO4, उसमें से हम KMnO4 बना दे रहे हैं। तो वही चीज लिखी हुई है, फिर से पढ़ता हूं। ओके by the alkaline oxidative fusion of the MnO2 followed by the electrolytic oxidation of manganate, जिसमें मैंगनेट क्या है 6। देखो MnO2 fused with the KOH and oxidized with the air or KNO3, तो ये तो स्टेप 1 ही हो गया ना, दिस इज नथिंग न्यू। देखो ये तो स्टेप 1 ही था, ये स्टेप 1 था ना, MnO2 तुमने लिया, फिर साथ में KOH डाला, फिर ऑक्सीजन डाला, तो यही बना था। ये डायरेक्टली ना लिख के उन्होंने क्या लिखा था K2MnO4, तो ये कंपाउंड लिखो या -2 वाला आयन लिखो, दोनों सेम ही है। डन। ओके ये लिख दिया। अब इसमें हमने एसिड डाला था और फिर हमें परमैंगनेट मिला, वो स्टेप सिर्फ चेंज कर दो। तो उसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन लिया, कुछ भी अल्कलाइन सॉल्यूशन लिया। ओके अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब बेसिक। ओके तो बेसिक सॉल्यूशन लिया और फिर उसमें से ये -2 का -1 हो गया। ओके तो मतलब वो बन गया KMnO4 और था क्या K2MnO4। डन, समझ में आ गया। चलो फिर से एक बार रिवीजन, पहली मैथ लास्ट में करेंगे, दूसरी मेथड समझ में आ गई। ओके दूसरी मेथड में क्या किया, स्टेप 1 सेम, स्टेप 1 में क्या था, और KOH O2 और KNO3, दैट्स इट, उसमें से बन गया K2MnO4। ओके यहाँ पर भी बन गया, ये K2MnO4 है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया बेसिक मीडियम में और अल्कलाइन मीडियम में, तो बन जाएगा KMnO4, खत्म। ओके डन, 2 मेथड हो गई। थर्ड मेथड डिस्कस करते हैं, लेबोरेटरी में क्या करेंगे। तो देखो हाँ
In the laboratory, a manganese 2 ion salt is oxidized by the peroxo disulfate to permanganate. तो देखो क्या हो रहा है, हमारे पास Mn+2 है ऑलरेडी, मैंगनीज 2 आयन जो है ओके इज ऑक्सीडाइज, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसके साथ ले रहे हैं, पेरोक्सो डाइसल्फेट। तो ये जो है उसको बोलते हैं पेरोक्सो डाइसल्फेट। क्यों? क्योंकि एक सल्फेट होता तो क्या होता SO4, तो दो सल्फेट होंगे तो क्या होगा S2 और O8। तो ये क्या है, पेरोक्सो डाइसल्फेट, ये ले लिया तो उसका क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो H2O लिया हुआ है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा MnO4-1। ये -1 है, उसी की जगह आ जाएगा K, तो वो बन गया KMnO4। और फिर उसका जो होना है हो जाएगा, वो डाई सल्फेट है उसमें से सिंगल सल्फेट SO4-2 हो जाएगा और 16H+ निकल गया। सिंपल है ओके। तो क्या किया, लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे, सिंपली हमें डाई सल्फेट लेना है, उतना ही याद रखो। हमें क्या लेना है, डाई सल्फेट। तो डाई सल्फेट मतलब एक सल्फेट हो तो हम क्या लेते थे SO4-2, तो पेरोक्सो डाइसल्फेट, तो उसके लिए क्या लेंगे S2O8-2। ओके, SO4 को 2 बार ले लो तो S2O8-2। ये S2O8-2 जो लिया हुआ है उसकी रिएक्शन हमने Mn+2 के साथ करवाई, पानी रखा हुआ है तो हमें हमारा परमैंगनेट मिल गया। पानी वापस जो H+ निकलना था निकल गया और सल्फेट निकलना था वो भी निकल गया। ओके, बैलेंसिंग वाला अलग से जो पूछा जाता है, सर बोले सर आपने कल नंबर बताए थे एंड ऑल, अभी तो आपने इतनी 2-3 रिएक्शन कर दी, नंबर नहीं बताए, तो वो नहीं पूछी जाती। मैंने बताया था ना कि जो पूछी जाती है उसी में मैं पर्टिकुलरली नंबरिंग एंड ऑल बताऊंगा। तो यहाँ पर तुम्हें बैलेंसिंग करना हो तो करो और मत करना हो तो छोड़ दोगे तो भी चलेगा, लेकिन पर्टिकुलरली ऐसी एक रिएक्शन पूछी नहीं जाती। लेकिन कल जो हमने बनाया था सबसे पहले सोडियम क्रोमेट, वो रिएक्शन पूछी जाती है, सिर्फ रिएक्शन 1 मार्क में पूछी जाती है ओके, बैलेंसिंग के साथ। तो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट नंबर। याद आया? ओके चलो, सो ये हो गया, हमने 3 तरीके से बना दिया। फिर से एक बार तीनों बस यहाँ खत्म हो गया। अब उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, वो कैसे कनेक्ट हो रहा है, वो उसके यूजेस एंड ऑल, वही सब कुछ डिस्कस करना है ओके। लेकिन अभी पहले बनाना, जो प्रिपरेशन है, जो सिंथेसिस है, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या किया, 3 तरीके से हमने बनाया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो जनरली यूज होता है वो, जैसे हमने गड्ढा किया, वहां से ओर निकाला MnO2 और फिर उसको डाल दिया कंटेनर में डाल दिया। 2 पाइपलाइन लगी हुई है, एक में से गया ऑक्सीजन डायरेक्टली ना लिया हुआ हो तो KNO3, अच्छा, दूसरे में से गया KOH, ये गया, ठीक है, सॉल्यूशन बन गया। ये सॉल्यूशन ही क्या है, मैंगनेट। ये क्या है, मैंगनेट। तो मैंगनेट का फॉर्मूला क्या है, K2MnO4 ओके, ये मिल गया। अब ये जो मैंगनेट है, कल जो हमारा सोडियम क्रोमेट बनता था उसमें हमने फिर पानी डाल के उसके बाद तो एसिड ही डाला था, तो यहाँ पर भी वही करना है कि ये जो पोटेशियम मैंगनेट है उसमें एसिड डाल दो, H2SO4, तो एसिड डाल दिया तो पोटेशियम मैंगनेट में से पोटेशियम परमैंगनेट बन गया। दैट्स इट, खत्म। जो इंपॉर्टेंट है वही बोल रहा हूँ। हाँ, फिर साथ में MnO2 निकलेगा, पानी निकलेगा, वो सब तो पता ही है हमें। डन ओके, तो ये जनरली बन गया। दूसरा मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड, कमर्शियल मेथड, पैसे कमाने के लिए जो यूज होता है वो ओके। तो वो क्या है, तो वो जो पहले बनाया था वही है, लेकिन जो सेकंड स्टेप है जिसमें हम एसिड डाल रहे हैं उसको रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। तो स्टेप 1 तो वही है, वापस ओर ले लिया, ऑक्सीजन डाल दिया और दूसरा डाल दिया KOH, और जो सॉल्यूशन बना मतलब वो है पोटेशियम मैंगनेट। ये पोटेशियम मैंगनेट जो है उसमें अब हम एसिड नहीं डालेंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे अल्कलाइन सॉल्यूशन में और हमें मिल जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। दैट्स इट ओके। ये हो गई दूसरी मेथड। तीसरी मेथड लेबोरेटरी मेथड, जो हम सपोज लैब में, स्कूल में, कॉलेज में भी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। कोई बनाता नहीं है, डायरेक्टली बाजार में से लेके आ जाते हैं ओके। ये बनाने के भी ये भी एक मतलब बिजनेस है। कितना लेबोरेटरी, स्कूल में तो चलो इतना नहीं, लेकिन कॉलेज लेवल पे हो, सपोज ऐसे समझो केमिकल इंजीनियरिंग हो रही है सही कहीं पर ओके, और PhD हो रही है, मास्टर्स हो रहा है, तो वहां पर एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए सपोज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम्हें KMnO4 बार बार चाहिए ओके। तो जनरली कोई बनाता नहीं है, पूरी फैसिलिटी है अगर घर में बनाना हो तो, लेकिन घर में बना दो, मैं खाना डाल रहा हूँ उसमें, अच्छा तो मतलब लैब में बनाना हो पूरी फैसिलिटी
जो जो इंग्रेडिएंट है, जितना टेम्परेचर है, सब कुछ लेबोरेटरी में है अवेलेबल, फिर भी नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली बाजार में जाएंगे, लाओ भाई 1 लीटर के MnO4 की बोतल, लाए और बना दिया। तो उससे क्या हुआ, फास्ट हो गई ना प्रोसेस। लेकिन वही चीज अगर पर्टिकुलरली अगर जैसे कि मैं हूं तो मैं तो करवाऊं, जैसे तुमको बोल दूं कि ये हमने पढ़ा, चलो उसका प्रैक्टिकल करते हैं, बनाओ परमैंगनेट, और वही परमैंगनेट फिर स्कूल के बच्चे ने बनाया, वो कॉलेज के बच्चे यूज करेंगे। हमारे पास ऐसा करवा देते, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ओके, जब मैं इंजीनियरिंग में था ना, तो सबसे पहले वर्कशॉप होता है, कोई भी ब्रांच लो, वर्कशॉप तो होता ही है इंजीनियरिंग में। ओके, फर्स्ट ईयर में तो वर्कशॉप में मजदूरी करनी है पूरी। तो सबसे पहले हमने किया क्या, कारपेंटिंग किया, वो सब मिस्त्री काम। ओके, कारपेंटिंग किया, तो हमारे पास क्या बनवाया पता है, डस्टर। और वही डस्टर फिर सभी कॉलेज में सारे क्लास में यूज होते हैं। वो बोर्ड रब करने के लिए वुडन डस्टर होता है, वो बनवाया, खुद हमने बनाया। ओके, तब फिर सेटिस्फेक्शन, अबे हमने डस्टर बनाया, सिर्फ उसके ऊपर सिर्फ वो स्पॉन्ज डालना बाकी है। पूरा डस्टर हमने बनाया डायमेंशन के अकॉर्डिंगली, मतलब सबका सेम बनना चाहिए, ऐसा नहीं एक का मोटा एक का पतला हो गया, थिकनेस कम हो गई। डायमेंशन के साथ वो चेक करेंगे, जितना एग्जैक्ट डायमेंशन आएंगे उतने एग्जैक्ट मार्क्स। ओके, लाइक दैट। तो वो प्रैक्टिकल है, फिर उसी को यूज करवाया। तो प्रैक्टिकल ऐसे करवाए जाते हैं, जब तुम जाओगे कॉलेज में तो पता चलेगा कि तुम जो कर रहे हो उसका जो आउटपुट है वो कहीं और यूज हो जाए। ओके, वैसे करवाते हैं। चलो, तो लेबोरेटरी में क्या, लेबोरेटरी पे थे हम, तो लेबोरेटरी में क्या करवाते हैं, तो लेबोरेटरी में हमने ले लिया है Mn+2 वाला सॉल्यूशन लिया है। देखो Mn+2, इससे पहले हर बार हमने क्या लिया था, हर बार हमने लिया हुआ था, जैसे सबसे पहले हमने लिया हुआ था MnO2। ओके, दूसरी मेथड जो थी उसमें भी MnO2 ही लिया था, लेकिन यहां पर हमें क्या लिया हुआ है, Mn+2 वाला सॉल्यूशन कंपाउंड लिया हुआ है। याद रखना, Mn+2 वाला कंपाउंड लिया हुआ है। इससे पहले क्या लिया हुआ था, MnO2। ओके, याद आया है नहीं, ये लिया हुआ था, कहां गया, MnO2। तो MnO2 तो मतलब O कितना, -2 टू द -4 को बैलेंस करने के लिए +4। तो हर बार Mn क्या लिया था हमने, +4, लेकिन यहाँ पे +4 नहीं लिया हुआ है, कहाँ गया, भाग जाता है बार बार। ओके, तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है +2। ओके, कितना लिया हुआ है, +2। इससे पहले +4 लिया हुआ था, तो +2 लेने के लिए क्या करेंगे, MnO ले लो, MnO मैंगनीज ऑक्साइड, तो O का -2, तो बैलेंस करने के लिए Mn का +2, तो यहाँ से आ गया ना +2। ओके, तो यहाँ पर हमने Mn+2 लिया हुआ है। मैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट मतलब बाहर देके इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें बोला है ऑक्सीडेशन करना है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, अ मैंगनीज 2 आयन सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा बाय दी और ऑक्सो डाइसल्फेट टू परमैंगनेट। तो देखो यहाँ पर Mn है +2, यहाँ पर Mn गिनो कितना है, जल्दी, अरे ऐसे ही गिन लो, 7 -2 4 -8, -8 का -1 तो पहले से है, तो -7 को बैलेंस करना है। -7 को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, +7। तो हमारे पास था +2, उसमें से तुम चले गए +7, तो हो गया ना ऑक्सीडेशन। ओके, तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो वही चीज वो बता रहे हैं। तो क्या किया हमने, पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ रिएक्शन करवाई MnO की, ऐसा बोलना हो तो ऐसा बोलो MnO की, या फिर देखो लिखो तो सही सही लिखना, MnO लिख दो, या तो फिर मैंगनीज और फिर ऐसे स्टॉक नोटेशन का 2 लिखो, या तो फिर Mn+2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, ऐसा सही लिखना। नहीं तो सिर्फ मैंगनीज लिख दिया, तो मैंगनीज कौन सा भाई, मैंगनीज तो तुम्हें पता है 2 से लेके 7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो फिर काटने हो तो कहीं से भी मार्क्स काट लेंगे। ओके, तो मैंगनीज कौन सा, इसके पहले तो मैंगनीज +4 लिए हुए थे, यहाँ पर भी +4 लेने हैं, नहीं +4 नहीं लेने हैं, +2 लेना है। तो स्टॉक नोटेशन में ऐसे 2 लिखो, या फिर Mn+2 ऐसा लिखो, वो भी ना लिखना हो, देखो 3 तरीके मिल गए, तो या फिर MnO लिखो, उसको खुद गिन लेगा कि यार MnO में Mn कितना होता है, तो वो होता है +2। डन। ओके, तो ये 3 मेथड से हमने बना दिया पोटेशियम परमैंगनेट। डन, आगे बढ़े, चलो। तो पोटेशियम परमैंगनेट का सिंथेसिस तो हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, हमें पता ही है जामुडियो। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म्स डार्क पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक ओके क्रिस्टल्स व्हिच आर आइसोस्ट्रक्चरल विद दोज ऑफ KClO4। तो KClO4 जैसा होता है वैसा ही होता है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, डार्क पर्पल कलर का। ओके,
डार्क पर्पल कलर। ओके डन। चलो प्रॉपर्टीज देखनी है तो यहाँ पर सिर्फ कलर आता है, ये पूरे सेंटेंस में इंपॉर्टेंट क्या है, ये डार्क पर्पल। अच्छा दूसरा, द सॉल्ट इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर बट व्हेन हीटेड इट डीकंपोजेस एट 513। तो ये जो बना है वो सॉल्ट नेचर का है, ये जो बना है वो क्या है, सॉल्ट नेचर का है। कौन, KMnO4। ओके तो सॉल्ट कैसे बनता था याद करो, एसिड प्लस बेस दैट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। ओके तो ये सॉल्ट नेचर का है, मतलब ये खुद बना हुआ है एसिड प्लस बेस से। ओके ये खुद बना हुआ है, KMnO4 खुद बना हुआ है एसिड प्लस बेस करके। ओके तो वही बोल रहे हैं, द सॉल्ट इज नॉट वेरी सॉल्युबल, मतलब बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है पानी में। ओके देखो कितना है, 6.5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, मतलब 100 293 केल्विन मतलब नॉर्मली हुआ ना 273 प्लस 20, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर वो कितना सॉल्युबल हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम का तुमने ग्लास ऑफ वाटर ले लिया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 6.4 ग्राम ही सॉल्युबल होता है, उससे ज्यादा तुमने डाल दिया, ऐसे मुट्ठी भर के अंदर डाल दिया, वो सॉल्युबल नहीं होगा। 6.4 हुआ, बाकी सब कुछ ऐसे ही बैठ जाएगा नीचे। ओके डन। तो वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, लेकिन बट व्हेन हीटेड, तो हीट करेंगे 513 केल्विन, तो ये तो कितना ज्यादा है, 513 केल्विन तो बहुत ज्यादा हो गया। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमें वैसे भी पता है केमिस्ट्री में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। यस ओके तो ये तो फर्स्ट चैप्टर हो गया अपना। ओके चलो हाँ सो ट्वाइस KMnO4 मतलब KMnO4 हमने लिया हुआ है, तो उसमें से K2MnO4 एंड MnO2 एंड O2 मतलब जो पोटेशियम परमैंगनेट है इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर रखा तो वो टूट जाएगा, फिर लिखा हुआ है ना डिकम्पोजिस, तो क्या होगा, मैंगनेट फिर से बन जाएगा, पोटेशियम मैंगनेट MnO2 एंड O2 जिससे तुमने बनाया वो वापस निकल जाएगा, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोज। तो बनाया कैसे था, गड्ढा किया और निकाला, वो और क्या था MnO2, तो देखो फिर से मिल गया। एक पाइपलाइन में ऑक्सीजन डाले थे, देखो फिर से मिल गया। ओके तो हुआ क्या, तुमने जो बनाया था KMnO4 अगर इतना हाई टेम्परेचर पर उसको तुमने गर्म किया तो वो डीकंपोज हो जाएगा। ओके तो डीकंपोज होके क्या बनेगा, पोटेशियम मैंगनेट में से पोटेशियम परमैंगनेट में से पोटेशियम मैंगनेट बन जाएगा, MnO2 बन जाएगा एंड O2 बन जाएगा। डन। ओके तो 3 मेथड हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या देखा, कलर देखा एक तो, ओके डार्क पर्पल कलर, वाटर सॉल्युबल नहीं है और डीकंपोज हो जाता है। वो 3 ही वर्ड याद रखने हैं, पूरा पैरा याद, कलर, सॉल्युबिलिटी और डीकंपोज, दैट्स, ये 3 वर्ड में पूरा पैरा आ गया, पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। वैसे याद रखना पड़ेगा। ओके नहीं तो बहुत बड़ा सिलेबस है अपना, तो बार बार बता रही हूँ, शॉर्ट ट्रिक में याद कर लो। याद करने की बात है, पहला सब कुछ समझना तो सब कुछ है, लेकिन समझना लिखना 2 अलग अलग बातें हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं सब कुछ समझ में आ जाता है लेकिन लिख नहीं पाते। ओके फिर उनके पेरेंट्स पूछते हैं, टीचर्स पूछते हैं तो ऐसे धड़ धड़ आंसर दे देते, इसको तो सब आता है, मार्क्स क्यों नहीं आते, क्योंकि वो लिख नहीं पाता। ओके 2 अलग अलग बातें हैं, आना अलग बातें हैं, अंडरस्टैंड हो जाना अलग बात है और लिख पाना अलग बात है। ओके तो दोनों प्रैक्टिस करनी है। हमारी तो एजुकेशन सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंगली हमें समझना है सबसे पहले, फिर दूसरा याद रखना है। समझ में तो सब आ गया सर, याद नहीं रहना तो वो भी नहीं चलेगा। ओके 3 स्टेप, समझना, दूसरा याद रखना और तीसरा लिखना। इसमें से एक भी मिस हो गया तो नहीं चलेगा। पहला तो मिस हो ही नहीं सकता, समझे बिना तुम याद रख लिए और लिख दिए तो भूल जाओगे, याद ही नहीं आएगा। जब याद करना है गाने बजेंगे फिर। ओके तो पहले तो समझना पड़ेगा। ओके समझ के फिर याद रखा तो याद आएगा। ओके और सिर्फ याद आएगा, बीच बीच में छूटेगा भी, वो छूटेगा कब, नहीं जब तुमने लिखने की प्रैक्टिस की होगी तब नहीं छूटेगा। ओके चलो तो हमने देख लिया क्या, कलर देख लिया, फिर वो डीकंपोज हो रहा है वो देख लिया, और सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत कम है। कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, बोर्ड में नहीं पूछा जाता, कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है 100 ग्राम वाटर में KMnO4 कितना डिसॉल्व होता है, तो 6.4 ग्राम, ये तुम्हें पता होना चाहिए। वहां पर सेम जैसे ही 4 ऑप्शन होंगे, 6.4, 6.2, 6 और डिसॉल्व, फुल्ली डिसॉल्व या फिर नॉट डिसॉल्व, ऐसे होगा। ओके
तो आंसर होगा 6.4 ग्राम 100 ग्राम ऑफ वाटर में। और थोड़ा ट्रिपिकल करना हो तो 100 की जगह 200 कर देंगे। ओके, और फिर बोलेंगे, हम सोचेंगे नहीं नहीं बुक में मुझे एग्जैक्ट याद है 6.4 ग्राम ही था। अबे वो 100 के लिए था, यहाँ पे 200 किया है तो फिर 12.8 आएगा आंसर। अंडरस्टूड? तो फिर देखना 100 ग्राम के लिए 6.4 है। ओके, कॉम्पिटिटिव में, बोर्ड में नहीं पूछते ऐसा सब। अच्छा चलो आगे। इट हैज टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट। तो ये तो सब केमिकल प्रॉपर्टीज में डालना ही, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही है। अभी पर्टिकुलरली कंसिडरेबल इंटरेस्ट में दो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। इट्स इंटेंस कलर, पहले ही बोल दिया, एंड इट्स डायामैग्नेटिज्म along with the temperature dependent weak paramagnetism। डायामैग्नेटिज्म मतलब क्या? दूर जाने का, यस डीडी। ओके, सो डायामैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो दूर चला जाएगा। ओके, और पैरामैग्नेटिज्म कहां गया? ओके, पैरामैग्नेटिज्म मतलब पास आ जाएगा, यस करेक्ट। ओके, सो वीक पैरामैग्नेटिज्म टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसमें, अदरवाइज जनरली क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो शो करता है। टेम्परेचर में छेड़छाड़ की तो वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक भी शो करेगा। दैट्स इट, वो कहना चाह रहे हैं। This can be explained by the use of molecular orbital theory, which is beyond the present scope। तो ऑलरेडी हमने ये डिस्कस तो किया था 11th में, याद है? VSEPR, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ओके, तो वही चीज लिखी हुई है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से ये चीज हम समझ सकते हैं कि क्यों ये टेम्परेचर डिपेंडेंस के अकॉर्डिंगली पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटे से पैरा में हमने क्या बोला, जो ऑलरेडी पढ़ा था वही। कलर बहुत ज्यादा अच्छा कलर है वो, डार्क इंटेंस कलर। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात की तो भाई जनरल केस में डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर के साथ साथ वो वीक पैरामैग्नेटिज्म भी शो कर रहा है। ओके दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। द मैंगनेट एंड परमैंगनेट आयंस आर टेट्राहेड्रल। तो कल अगर हमने डिस्कस किया था, ओके, क्रोमेट और डाइक्रोमेट, वो भी टेट्राहेड्रल थे, याद आया ना? ओके, वो पिरामिड बनाया था हमने, वहां से ट्राइंगल यहाँ लाए, वहां से ट्राइंगल यहाँ लाए, और यहाँ फैन से भी कनेक्ट किया और नीचे भी बन गया। तो 4 सरफेस बन गई ना, 1 2 3 और नीचे वाली चौथी। तो वैसे ही है यहाँ पर भी। ओके कहाँ गया, ये रहा tetrahedral। The pi bonding takes place by overlap of the p orbitals of oxygen with the d orbitals of manganese। तो क्या हो रहा है, देखो ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है। ये जो हमारा मैंगनेट और परमैंगनेट है उसमें है क्या, MnO4 ही है। एक में KMnO4 है और दूसरे में K2MnO4 है, लेकिन MnO4 तो है ही, मतलब मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड ही है। मैंगनीज d ऑर्बिटल का है और ऑक्सीजन p ऑर्बिटल, p ब्लॉक का है और ये d ब्लॉक का है। डन, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल का, डन ना? ओके, तो वही चीज लिखी हुई है, ऑक्सीजन विद द d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज और ऑक्सीजन का कौन सा, p ऑर्बिटल। ओके, तो उनके बीच में ओवरलैपिंग होके पाई बॉन्ड बनेगा। द ग्रीन क्या लिखा हुआ है, द ग्रीन मैंगनेट, हाँ चलो, द ग्रीन मैंगनेट इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट द परमैंगनेट इज डायामैग्नेटिक ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोले, सबसे पहले द ग्रीन मैंगनेट, तो मैंगनेट जो है उसका कलर कौन सा है, ग्रीन, याद रहेगा ना? मैंगनेट का कलर कौन सा है, ग्रीन, और परमैंगनेट का डार्क पर्पल, वायोलेट। ओके डन, परमैंगनेट का डार्क पर्पल और मैंगनेट का, मतलब ऐसा बोल दे कि K2MnO4 का कलर कौन सा है, तो क्या लिखोगे, K2MnO4 का कलर कौन सा है, तो क्या लिखोगे, ग्रीन। K2MnO4 है ना, तो वो मैंगनेट है। KMnO4 का कलर कौन सा है, तो वो है पोटेशियम परमैंगनेट, वो है डार्क पर्पल। ओके अच्छा, अब वो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। द मैंगनेट इज पैरामैग्नेटिक, वो पैरामैग्नेटिक है बिकॉज ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितना है, 1। बट द परमैंगनेट इज डायामैग्नेटिक ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो परमैंगनेट है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो हमने डिस्कस किया था कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो अट्रैक्ट हो जाता था। ओके, तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। तो वही चीज बोल रहे हैं कि
बिकॉज ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी प्रॉपर्टी है, मैंगनीट की प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिक, लेकिन परमैंगनेट में डायमैग्नेटिक नेचर है क्योंकि उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ ही है, ओके, कि कौन सा डायमैग्नेटिक कौन सा पैरामैग्नेटिक, ओके। और मतलब कि इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो अट्रैक्ट होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वहां पर भी इलेक्ट्रॉन है तो वो रिपेल करेगा, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वहां पर प्रोटॉन है तो वो अट्रैक्ट करेगा, ओके। लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं कि अगर है ही नहीं तो उसका कैसा होगा, डायमैग्नेटिक नेचर होगा, ओके। चलो, तो यहां पर हमने क्या बात की, शेप की बात की। तो शेप क्या है, दोनों के ही शेप है टेट्राहेड्रल, पाई बॉन्ड है, ओवरलैप कर रहा है, तो कहां ओवरलैप करेगा भाई, मैंगनीज और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है, मैंगनीज डी ऑर्बिटल का है, ऑक्सीजन पी ऑर्बिटल का है, तो डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में वो जो पाई बॉन्ड बनता था, पता है ऐसे डंबल शेप ऐसे था, ऐसे, और फिर पाई बॉन्ड ऊपर बनता था, सिग्मा बॉन्ड तो डायरेक्ट बनता था, लेकिन पाई बॉन्ड ऐसे 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 हम बनाते थे, याद है ना, ओके। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या देखा अभी, लंबा टॉपिक है, क्या क्या देखा अभी हमने। सबसे पहले 3 मेथड देखी पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की, अच्छा, उसके बाद क्या देखा, बना तो दिया, उसके बाद क्या देखा, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और वो सब हमने डिस्कस किया कि उसका कलर क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, फिर से कलर क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है वो डिस्कस किया, और डीकंपोज हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, वो भी हमने डिस्कस किया, ओके। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया, डीकंपोज हो जाएगा वो भी डिस्कस किया, ओके। 3 तरीके से बना लिया। अब यहाँ पर हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात की, अब आगे बढ़ते हैं। देखो शेप देख लो, टेट्राहेड्रल बोला तो देखो कल जैसा ही है टेट्राहेड्रल शेप, सिंपल, ओके, जैसे कल ड्रॉ किया था वैसे ही। अच्छा चलो, acidified permanganate solution oxidizes oxalates to the carbon dioxide। तो एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन मतलब परमैंगनेट सॉल्यूशन है, उसमें तुमने एसिड डाल दिया हुआ है, तो एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज द ऑक्सोलेट आयन टू द कार्बन डाइऑक्साइड। आयरन, देखो ये सब कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो कल भी एग्जांपल था, कल भी हमने डिस्कस किया था कि अब भाई अल्कोहल हो तो अल्डिहाइड बन जाएगा, अल्डिहाइड हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, Fe+2 हो तो Fe+3 बन जाएगा, ये सब डिस्कस किया था ना। I- हो तो वो I2 बन जाएगा, ओके। मतलब क्या हो रहा है, सबका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, तो यहाँ पर भी वही एग्जांपल लिख दोगे, सेम डिट्टो एग्जांपल लिखोगे ना तो भी सही है। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम बोल रहा हूँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट वाले डिट्टो ऑक्सीडेशन वाले जो एग्जांपल थे कल, तुम्हें वही याद आए और ये याद नहीं आए वही लिख दोगे तो भी चलेगा, मार्क्स मिल जाएंगे। तुम्हें सिर्फ क्या बताना है, ये ऑक्सीडेशन के लिए यूज हो रहा है, तो वहां भी ऑक्सीडेशन के लिए यूज हो रहा था, यहाँ भी ऑक्सीडेशन के लिए ही यूज होता है, ओके। तुम सारे ही याद रख लो, जितने याद आए उतने लिख देना। तो देखो पहला तो हमने बोला ऑक्सलेट आयन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आयरन +2 +3, कल भी यही था, Fe+2 Fe+3, तो Fe की जगह आयरन लिख दिया तो बदल थोड़ी गया, वही चीज है, ओके। नाइट्राइट टू नाइट्राइट्स, ओके, नाइट्राइट्स में से नाइट्रेट्स बनेंगे, आयोडाइड में से फ्री आयोडीन, वो भी ये भी सेम कल वाला एग्जांपल, ओके। द हाफ रिएक्शन ऑफ द रिडक्टेंट्स आर, तो हाफ रिएक्शन बताती है, ओके। अब देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, दूसरों का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मतलब वो दूसरे में से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या गेन होंगे, निकलेंगे ना, तभी उनका ऑक्सीडेशन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब खुद का क्या होगा, रिडक्शन। तो वही चीज है, ये हमारा ऑक्सोलेट्स है तो उसमें से CO2 बन गया, तो देखो ऑक्सोलेट जो था उसमें से CO2 बन गया, तो इसका तो नेगेटिव चार्ज है, आयन है, लेकिन CO2 तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो नेगेटिव में से 0 पे आ गया, मतलब ऑक्सीडेशन ही हुआ। तो कैसे हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, Fe+2 था वो Fe+3 बन गया, तो Fe+2 Fe+3 बन गया, तो वो भी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज करके। नाइट्राइट था, ओके, नाइट्राइट था तो वो नाइट्रेट बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 वैसे बोलते थे ना, तो ये नाइट्रेट है और ये है नाइट्राइट, ओके। तो NO2 में से NO3- बन गया, फिर आयोडाइड में से फ्री आयोडीन बन गया I2, तो वही सब, ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन। तो तुम्हें कल वाले जो याद हो, टीन वाला भी एग्जांपल देखा था हमने, Sn+2 वाला, ओके। तो जितने याद आए उतने लिख लो, लेकिन मिनिमम 3 लिख देना, ओके, मिनिमम 3 तो लिख ही देना। तो यहाँ पर हमने देखा, क्या देखा
ये इसका जो यूज है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस किस का ऑक्सीडेशन कर रहा है वो चीज हमने समझी। ओके आगे, the full reaction can be written by adding the half reaction for KMnO4 to the half reaction to the reducing agent, balancing wherever necessary। वापस डिट्टो कल जैसा, कल मैंने बताया था I वाला एग्जांपल मैंने लिखकर बताया था, याद हो तो I माइनस में से I2 बना, तो I माइनस में से I2 बना था, और फिर दूसरा बुक में एग्जांपल गिवन था Fe+2 to Fe+3 वाला, तो मैंने बताया था ना कि कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो जितने कोई छोड़ेगा उतने ही वो लेगा। ओके, वही चीज वापस यहाँ करनी है। तो एक ही तुम्हें अगर सही सही तुमने समझ लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाते हैं, सब कुछ उसका सही सही समझ लिया, वही मेथडोलॉजी यहाँ पर फॉलो होती जाएगी, और पोटेशियम परमैंगनेट में भी वही सब चीजें करनी है। ओके, तो देखो कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे बुक में एग्जांपल ये वाला गिवन है, देखो MnO4 माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो MnO4 -2 नहीं यार, ये तो दूसरा टॉपिक आ गया। हाँ, हम इसकी बात कर रहे हैं कि किसी के भी लिए हम ये रिएक्शन जो है वो लिख सकते हैं। फुल रिएक्शन कैन बी रिटन बाय एडिंग द हाफ रिएक्शन, मतलब ये हमारी हाफ रिएक्शन है, ये हमारी क्या है, हाफ रिएक्शन, ये हाफ रिएक्शन है ना हमारी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमें रिडक्शन करवाना होगा। किसका रिडक्शन करवाना होगा, हमारा KMnO4 का। तो KMnO4 का रिडक्शन तुम हाफली करवा दोगे, तो वहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो उनका रिडक्शन होगा, और यहाँ पर से 10 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। सिंपल। ओके, चलो आगे। If we represent the reduction of the permanganate to manganate, तो देखो reduction of the permanganate to manganate, परमैंगनेट है हमारे पास, ओके, उसमें से मैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है, और उसमें से पोटेशियम मैंगनेट में जा रहे हैं, तो रिड्यूस होके जाएंगे KMnO4 और K2MnO4। इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, गिन के बताओ जल्दी। -8 +1 +7, यहाँ पर है +7, इसमें -8 +2 +6। ओके, तो अब देखो +7 है और +6 है, तो क्या बोल रहे हैं, इफ वी रिप्रेजेंट, अभी अगर तुम्हें रिडक्शन करना हो, अगर तुम यहाँ KMnO4 से K2MnO4 यहाँ जा रहे हो, तो पहले तुम ही चेक कर लो, ये रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। +7 में से ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, तो वो रिडक्शन है, और तो ये हो गया रिडक्शन। और अगर ऐसे जाओगे तो तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे दूसरे का ऑक्सीडेशन करना है, तो खुद का क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन, तो खुद का रिडक्शन कर दो। तो ये देखो बोला है KMnO4 और K2MnO4, तो वही लिखा हुआ है, देखो रिडक्शन ऑफ परमैंगनेट, तो ये है परमैंगनेट और ये है मैंगनेट। समझ में आया। ओके, तो लिखने में गड़बड़ी ना हो और रटना भी नहीं है, सिंपली ऐसे याद रख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट से ही सब कुछ पता चल जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो रिडक्शन। ओके, तो वही चीज है, देखो MnO4 -1 और यहाँ पर है MnO4 -2, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। फिर से गिनना हो तो गिन लो, यहाँ पर Mn कितना है, गिनो जल्दी फटाफट। Mn 7 आया, -8 में से -1 पहले से है, तो -7 को बैलेंस करने के लिए +7 करेक्ट। ओके, यहाँ पर 6, ओके, -8 में से -2 पहले से है, तो -6 को बैलेंस करने के लिए +6। तो क्या हुआ, देखो +7 में से +6 हुआ, +7 में से +6 मतलब रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, दैट्स इट। तो ये हमारी हो गई रिडक्शन रिएक्शन। तो वही तो हम बोल रहे थे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये रिडक्शन, तो ये जो सेंटेंस लिखा ना द फुल रिएक्शन, तो ऐसे ही लिख सकते हैं, जो मैंने वर्डिंग में बोली तो तुम ऐसे ही लिख सकते हो। क्या लिखोगे, ये एक रिएक्शन लिख दी, ये दूसरी रिएक्शन लिख दी, और दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो। लेकिन दोनों रिएक्शन ऐड करने के लिए ये भाई साहब 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ पर 10 गेन करने पड़ेंगे। तो 10 गेन करने के लिए यहाँ पर तुम क्या कर दो, 10 कर दो, यहाँ पर भी 10 कर दो, और यहाँ पर भी 10 कर दो। डन। एक Mn प्लस को एक Mn6 में कन्वर्ट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, लेकिन 10 Mn को
करने के लिए तो 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, दैट्स इट। अब इन दोनों का सम कर दो, इन दोनों का सम करेंगे तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बनेगा, 10I माइनस प्लस 10MnO4 that will give 5I2 plus 10MnO4 minus 2, that's it। इलेक्ट्रॉन सिर्फ कैंसिल हो गए, ये हो गई हमारी फुल रिएक्शन। अंडरस्टूड। ऐसे भी पूछेंगे कि फुल रिएक्शन बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम बोल रहे हो तो बताओ कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जस्टिफाई करो कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे जस्टिफाई करो या फिर प्रूव बाय द केमिकल रिएक्शन, 2 मार्क में। ओके, तो पोटेशियम परमैंगनेट के लिए एक इक्वेशन लिख दो ये वाली, और यही वाली इक्वेशन तुम लिख दो, यही सेम डिट्टो इक्वेशन लिख दो पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए, लेकिन डिट्टो लिखोगे, ये तो डिट्टो ही लिखोगे, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो डिट्टो लिखो। चेंज क्या होगा, ये मॉलिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो चेंज हो जाएंगे। डन। ओके, तो वही चीज है। चलो क्लीन। अब देखो दूसरा, ये 3 करके क्यों दिखा है, तुम्हें ऐसा हो रहा होगा कि यहाँ पर Mn क्या था +7 और ये हो गया +6, तो अब यहाँ गिनो, चलो यहाँ जल्दी फटाफट, +7 वही है, ऊपर वाला ही है, अच्छा ठीक है, ये भी ऊपर वाला ही है, +7। अब यहाँ देखो +4 -4 का +4 करेक्ट, और ये तो दिया हुआ ही है Mn+2, तो सब में अलग अलग है। देखो +7 से +6 एक इलेक्ट्रॉन लिया तुमने, ठीक है। दूसरा +7 से +4 कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 3 इलेक्ट्रॉन लिए, अच्छा। +7 से +2 कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 5। +7 से +2 में चला गया, सबका रिडक्शन ही हो रहा है, यहां भी रिडक्शन हुआ, यहां भी रिडक्शन हुआ, यहां भी रिडक्शन हुआ, तो सबका ही रिडक्शन हो तो याद करो वापस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर सबका ही ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो पहला ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करना पड़ेगा उसका। सबका ही रिडक्शन हो तो पहला रिडक्शन किसका होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल चेक करना पड़ेगा। तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर लिखे हुए हैं 1.52, 1.69 एंड 0.56। डन। ओके, तो देखो if we represent the reduction of permanganate to manganate, the manganese dioxide and manganese 2 salt by the half reaction, ये रहा, we can very well see that the hydrogen ion concentration of the solution plays an important part in influencing the reaction। वो देख सकते हैं हम कि हाइड्रोजन का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्योंकि अब हम एसिड बेस और न्यूट्रल मीडियम की बात करेंगे। देखो although many reaction can be understood by the consideration of the redox potential, kinetics of the reaction is also an important factor। Permanganate at H+1 should oxidize the water, but in practice the reaction is extremely slow unless either manganese ions are present or temperature is raised। तो ये H+ वाली जो रिएक्शन है वो स्लो प्रोसेस है, तो उसके लिए टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ेगा। ओके, उसके लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। एक पॉइंट का वो आया नहीं, शायद नहीं आया तो बताता हूँ। अच्छा चलो, आ जाना चाहिए, कोई बात नहीं, चलो बताता हूँ। लेकिन ये पॉइंट समझ में आया, ये क्या बोल रहे हैं कि सब जगह हमारा रिडक्शन ही हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल देखो कितना है 0.56, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इतना जल्दी नहीं रिड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पर देखो कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका रिडक्शन देखो 1.69, यहाँ पर कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 1.52। ये प्रैक्टिकल वैल्यूज है, थियोरेटिकल वैल्यू में हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे सर 5 इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा उससे कम 3 का, उससे कम 1 का, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू सही है, कोई डाउट नहीं। तुम्हें पूछे तो यही लिखना है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पूछे तो ये है, क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, अंडरस्टूड। ओके चलो हाँ आगे, अ फ्यू इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ KMnO4। तो कई KMnO4 की रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बताई गई है। देखो अभी एसिड सॉल्यूशन में अलग और न्यूट्रल में अलग, लाइक दैट ऐसी डिफरेंट गिवन है। ये हमारा टाइम तो लेगा। ओके, कब है तुम्हारा क्लास? अच्छा,
तो फ्यू इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ KMnO4, ये जो सारी की सारी रिएक्शन है ऐसा हो तो हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ओके। नहीं तो फिर वो कंप्लीट तो फिर वो फिजिक्स रह जाएगा, ओके। तो दिस रिएक्शन, बस इतना ही टॉपिक है। रिएक्शन जो अभी जो हमने देखा वो, जैसे अभी हमने आयोडीन का ऑक्सीडेशन किया, ओके। तो यहाँ पे वही है, देखो आयोडीन का ऑक्सीडेशन किया, जैसे अभी हमने फुल रिएक्शन लिखी थी, तो उन्होंने फुल रिएक्शन से बताया है सब कुछ। कैसे बताया है? फुल रिएक्शन लिखकर बताया है। ये एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में क्या होगा वो दोनों, ये सारी की सारी एसिडिक मीडियम में है, ये न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में केमिकल रिएक्शन कैसी होगी, एसिडिक हो, न्यूट्रल हो या बेसिक हो, वो काम तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही करेगा। KMnO4 करेगा तो ऑक्सीडेशन ही दूसरे का और खुद का रिडक्शन, ओके। लेकिन डिफरेंट मीडियम में डिफरेंटली वो बिहेव करेगा, तो वो चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ओके। दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। वो तो नहीं दिखाई दे रहा है, टॉपिक तो खत्म हो गया, टाइट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक, यस, ओके, नोट में लिखा हुआ है, वेरी गुड। अच्छा देखो ये नोट पढ़ लेते हैं, क्या बोला है, परमैंगनेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसैटिस्फैक्टरी। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो वो होगा नहीं अनसैटिस्फैक्टरी, सिंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू द क्लोरीन। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि KMnO4 जब भी हम लेंगे तो वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करने के लिए है, ओके। लेकिन जब ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करने के लिए है तो हमें एसिडिक मीडियम होगा तो भी ऑक्सीडेशन ही करना चाहिए, बेसिक मीडियम होगा तो भी ऑक्सीडेशन करना चाहिए, और न्यूट्रल मीडियम होगा तो भी ऑक्सीडेशन करना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो करेगा, उसका ना नहीं है। लेकिन अगर एसिडिक मीडियम है तो एसिड कौन सा है वो भी तुम चेक कर लेना। जनरली एसिड HCl को छोड़ के सारे रखना, तुम HNO3 ले लो, H2SO4 ले लो, H2SO3 ले लो, जो एसिड लेने हो ले लो, फॉस्फोरिक एसिड ले लो, जो लेने हो ले लो एसिड, लेकिन HCl मत लेना। क्यों HCl नहीं लेना है? HCl इसलिए नहीं लेना है क्योंकि HCl, तो Cl ऑलरेडी क्या है, माइनस, Cl ऑलरेडी माइनस है, तो जब KMnO4 आएगा तो ये HCl जो मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में तुमने जो रखा हुआ है, तो सपोज तुम्हारे पास I माइनस भी है, ये अभी ऊपर हमने देखा था ना कि तुम्हें ऑक्सीडेशन मतलब क्या करना है, I माइनस का कन्वर्ट करना है, ट्वाइस I माइनस में से I2 ये बनाना है, तो ये ऑक्सीडेशन है। ये ऑक्सीडेशन के लिए तुम KMnO4 यूज कर रहे हो, KMnO4 खुद का रिडक्शन करेगा और इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। लेकिन ये जो आयोडाइड आयन है जो एसिडिक मीडियम में है, वो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है मतलब उसमें एसिड है, तो एसिड अगर HCl हुआ तो HCl में Cl माइनस होगा। अब KNO4 जैसे ही आएगा तो ये Cl माइनस बोलेगा, अपन ही अपना ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ये खुद का ऑक्सीडेशन कर देगा, तो Cl माइनस बन जाएगा Cl2 और कंटेनर में से बाहर निकल जाएगा, और तुम्हारा जो लिया हुआ है वो वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, और तुम सोचोगे यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है लेकिन ऑक्सीडेशन हो नहीं रहा। ऑक्सीडेशन तो हो गया है, तुम्हें पता नहीं चल रहा, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन तुम्हें करना था आयोडाइड का, लेकिन ऑक्सीडेशन हो गया क्लोराइड का। समझ में आया? पक्का? ओके। मतलब यहाँ तो क्लोरीन लिया हुआ है, सपोज तुम्हें ये करना है Fe+2 में से तुम्हें Fe+3 में जाना है, ओके। तो अगर तुम्हें Fe+2 में से Fe+3 में जाना हो मतलब ऑक्सीडेशन करना है, तो ये ऑक्सीडेशन करोगे तो ये जो आयन है वो आयन या तो एसिडिक मीडियम में होगा, बेसिक मीडियम में होगा, या न्यूट्रल में होगा। न्यूट्रल और बेसिक होगा तो ठीक है, लेकिन एसिडिक मीडियम हुआ तो कोई भी एसिड रखना अंदर, लेकिन HCl मत रखना, ऐसा बोल रहे हैं। अगर HCl रखा तो क्या होगा कि ये Fe भी एक ही कंटेनर में Fe+2 भी है, एक ही कंटेनर में HCl वाला Cl माइनस भी है, तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करना है, +3 बन जाना है, और इसको मतलब +3 बन गया तो +2 में से +3 बन गया तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देना है, लूज कर देना है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है, तो ये +2 का +3 हो जाएगा, और इसने लूज कर दिया तो -1 और +1 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Fe+2 3 और ये बन जाएगा Cl, ओके। तो तुमने KMnO4 डाला और तुम सोच रहे होगे Fe+2 का Fe+3 होगा, हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि KMnO4 ने अपना काम कर दिया है, उसका तो काम था ऑक्सीडेशन करना, वो उसने कर दिया। किसका ऑक्सीडेशन किया? क्लोरीन का कर दिया,
और क्लोरीन तो गैस बन के निकल गया, और हम देख रहे हैं कि Fe तो अभी भी +2 में ही है, +2 में ही है, +2 में ही है, तो Fe का कभी होगा ही नहीं ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन तो क्लोरीन का हो गया, तो अब Fe का कहां से होगा? अंडरस्टूड? पॉइंट समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नोट है, एक मार्क में अलग से पूछी जाती है। ओके, इसलिए मैं ढूंढ रहा था इसको कि ये नहीं लिखा क्या। ओके तो याद रखना, अलग से एक मार्क में पूछा जाता है कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 जब हम यूज करेंगे तो HCl यूज नहीं करते। व्हाई? जस्टिफाई, कुछ भी बोले। ओके, तो क्यों यूज नहीं करते वो तुम्हें आंसर बताना पड़ेगा। समझ में आ गया? पक्का? ओके, दैट्स इट। तो कल से हम ये यूजेस और ये केमिकल रिएक्शन के बाद कल से F ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। F ब्लॉक D ब्लॉक जितना नहीं है, थोड़ा ही है, क्योंकि उसमें अभी भी रिसर्च बहुत कुछ चल रहा है। ओके, दैट वी विल सी टुमारो। चलो, सो कल लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पोटेशियम K2Cr2O7। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने डिस्कस कर लिया, और कल हम डिस्कस कर रहे थे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। यस, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है कि अगर एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल मीडियम होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा। तो वही स्टार्ट करते हैं। देखो, इन एसिड सॉल्यूशन, तो एसिड सॉल्यूशन में क्या होगा? देखो, आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम पोटेशियम टू आयोडाइड। ओके, फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड, तो हमारे पास आयोडीन है और उसमें से बन रहा है I2। तो अगर हमारे पास आयोडाइड आयन है, जिसमें देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आयोडीन की? -1, यहाँ पर -1 है, और I2 का कितना है? 0। तो आयोडीन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वही तो KMnO4 का काम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद का क्या होगा? रिडक्शन। सो वो MnO4 जो है उसका रिडक्शन हो जाएगा। कैसे? चेक करो यहाँ पर, MnO4 माइनस Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना है? कितना है? +6, -2, -8, -8 का माइनस तो पहले से है, तो -7, तो कहां से 8? ऑलरेडी कहाँ है हमारा? ऑक्सीजन का -2, तो -2 4 -8, -8 का ऑलरेडी एक माइनस तो है, तो -7, तो +7 बैलेंस करेंगे। तो Mn +7 में है, और Mn कहाँ जा रहा है? +2 में जा रहा है। ओके, सो Mn +7 से +2 मतलब रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो Mn का रिडक्शन हो रहा है और आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सभी में वही प्रोसेस है। देखो दूसरा, Fe+2 आयन जो ग्रीन होता है इज कन्वर्टेड टू Fe+3 येलो कलर में। ओके, देखो तो Fe+2 कन्वर्ट हो गया +3 में, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो हमारा जो KMnO4 है उसका क्या होगा? रिडक्शन। तो क्या होगा? देखो KMnO4 मतलब यहाँ पर जो हमने गिना वही आएगा +7, और वापस उसका कन्वर्जन कहाँ हो रहा है? +2 में। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? देखो KMnO4 मतलब Mn कितना है? +7, और जा कहाँ रहा है? +2 में। मतलब कितने का चेंज आ रहा है? 5 का चेंज आ रहा है। मतलब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? Mn क्या करेगा? गेन करेगा। यस, Mn गेन करेगा तभी तो उसका रिडक्शन होगा। सो 5 इलेक्ट्रॉन्स Mn गेन करेगा, और तब जाके वो कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में। तो ऐसे कोई भी रिएक्शन तुम्हें पूछी जा सकती है। ये एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन है। देखो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये सारी रिएक्शन बैलेंस करके तो नहीं, लेकिन विदाउट बैलेंस तुम्हें पूछी जा सकती है कि अगर आयोडाइड आयन है हमारा, तो उसका KMnO4 के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन करके दिखाओ। तो फिर हमें कुछ भी पूछ सकता है, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट के रिस्पेक्ट में भी पूछ सकते हैं, या पोटेशियम परमैंगनेट के रिस्पेक्ट में भी पूछ सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट के रिस्पेक्ट में पूछे तो तुम्हें लिखना पड़ेगा Cr2O7, और वो भी -2, Cr2O7 -2 उसके रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। और अगर KMnO4 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो तुम्हारा KMnO4 लिखो, या तो फिर तुम लिखोगे MnO4 -1, उसके साथ रिएक्शन करवाओ, और फिर जो लिया हुआ है उसका ऑक्सीडेशन करना है, और इन लोगों का पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट का क्या करना है? रिडक्शन। तो कोई भी एग्जांपल्स पूछा जा सकता है, तुम्हें सिर्फ एग्जांपल में याद क्या रखना है?
आयोडाइड I माइनस में से I2 बन रहा है, ठीक है। दूसरा Fe+2 जो ग्रीन कलर का था वो कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में जो येलो कलर का है। वही याद रखना है, वहां तो MnO4 और MnO4 वो तो जो हो रहा है वही हो रहा है। +7 का हो गया +2, दूसरे में भी +7 का +2 हो गया। बैलेंसिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुम विदाउट बैलेंस लिखोगे तो भी चलेगा। अच्छा, ऑक्सोलेट आयन, तो ऑक्सोलेट आयन जो है हमारा C2O4-2 और ऑक्सोलिक एसिड इज ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सोलिक एसिड मतलब क्या है, ये जो -2 है वहां पर हो जाएगा H2, तो वो हो जाएगा H2C2O4। ओके, सो ऑक्सोलिक एसिड और ऑक्सोलेट आयन C2O4-2, यहाँ पर वापस हमने पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया है, तो देखो यहाँ पर क्या है +7 वापस जा रहा है +2 में, तो फिर से 5 का चेंज आ गया। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि C2O4-2 मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑक्सोलेट आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सोलेट आयन देखो एक्चुअल में है वही चीज, जैसे कि CO2 दूसरी बार लिखो तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो देखो वही चीज है। ओके, तो CO2 है, वहां भी CO2 है, तो यहाँ CO2 का कितना है -2 और वहां CO2 का कितना है 0, तो ये -2 to 0 मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमारे मैंगनीट आयन का क्या होगा, रिडक्शन। ओके, मैंगनीट नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट, तो परमैंगनेट आयन का क्या होगा, रिडक्शन। ओके, वही सेम चीज। नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर बीइंग प्रेसिपिटेट, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो H का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +1 और यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया -2। ओके, सो उन लोग का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, देखो दूसरी पूरी रिएक्शन देखनी हो तो S-2 जो है ऑलरेडी उसकी रिएक्शन होगी, तो वो -2 से कहाँ हो जाएगा 0, तो वापस वो -2 से 0, यहाँ पर Mn क्या होगा Mn वापस क्या होगा +7 से +2। सभी केस में, जितने भी केस हमने डिस्कस किए सब में Mn +7 से +2 में ही कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है। कितने हो गए D तक, मतलब 4 हो गए। आयोडाइड आयन हो गया, आयोडाइड आयन के बाद Fe+2 हो गया, Fe+2 के बाद ऑक्सोलेट आयन हो गया और ऑक्सोलेट आयन के बाद हाइड्रोजन सल्फाइड, उसमें से S-2 हो गया। ओके, तो 4 दिए हमने। पांचवा, सल्फ्यूरस एसिड और सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज टू द सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, तो SO3-2 है, कितना है SO3-2, तो ये वही है, सल्फ्यूरस एसिड ही है ना, देखो ना ये -2 है, उसकी जगह क्या हो जाएगा H2, तो H2SO3 वो है सल्फ्यूरस एसिड और H2SO4 वो है सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO3 गिवन है और मैंगनीट आयन अगर फिर से ये क्या हो गया +7 और ये क्या हो गया +2, वापस इनका क्या हो रहा है रिडक्शन, और जो हमारा सल्फ्यूरस है वो सल्फ्यूरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, SO3-2 है वो SO4-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर कहाँ हुआ, चेक कर लो, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 तो ये हो जाएगा -6 में से -2 ऑलरेडी है तो -4 को बैलेंस करने के लिए +4, यहाँ पर गिनो -8 में से -2 ऑलरेडी है तो -6 को बैलेंस करने के लिए +6, तो देखो +4 में से +6 हो गया ना ऑक्सीडेशन, डन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट, तो नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, तो नाइट्राइट होता है NO2। ओके, तो से HNO2, ओके, और वहां पर बन जाएगा HNO3 नाइट्राइट। ओके, सो HNO2 एंड HNO3, तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का फिर से -2 -4 का -1 पहले से है तो -3, तो इसका क्या हो जाएगा +3, और यहाँ पर क्या होगा -6 का -1 पहले से है तो वो कितना हो जाएगा +5। ओके, सॉरी एक मिनट, -6 तो -1, हाँ तो करेक्ट है +5, अंडरस्टूड। ओके, तो क्या हुआ देखो वहां पर फिर से +3 में से +5, तो वो हो गया ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर अगेन +7 से +2 मतलब उसका रिडक्शन, अंडरस्टूड। ओके, समझ में आ गया, कोई डाउट ईशा? ओके, समझ में आ गया पक्का। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, सभी एग्जाम्पल में वही चीज है कि जो एसिडिक मीडियम है वो एसिडिक मीडियम में अगर हम परमैंगनेट आयन लेंगे तो
वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का रिडक्शन करेगा। उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो तुम्हें अगर थियरी में पूछे तो सारे लिखने हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कितने मार्क्स, 2 मार्क्स में थियरी पूछे तो सारे लिखने नहीं है, तो शॉर्ट में जो है वो ही बता देना है। हाँ बोलो। तो सर मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानते हैं। क्या क्या क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज। मैंगनीज ऑक्साइड। हाँ, मैंगनीज को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानते हैं। हाँ वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम तो हमारा मेटल है, तो परमैंगनेट आयन जो है MnO4 वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके। तो हाँ तो ये सब मतलब एग्जाम में से पूछेंगे। हाँ पूछेंगे, इसलिए मैंने बोला जो पूछे हैं वो मैं बोल रहा हूँ कि बोलेंगे कि चलो पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज हो रहा हो, वैसे 5 एग्जाम्पल दो या 6 एग्जाम्पल दो 3 मार्क्स में। पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज हो वैसे 6 एग्जाम्पल दो, 6। ओके, और मार्क्स कितने 3, या 4 एग्जाम्पल दो मार्क्स 2 लाइक दैट, या 2 एग्जाम्पल दो मार्क्स 1 लाइक दैट। तो ऐसे पूछेंगे, इतने सारे गिवन है तो पूछेंगे। और भी ज्यादा करने हो तो ये तो हमने यहाँ, फिर तुम अल्कोहल में से अल्डिहाइड बनाओ तो ऊपर लिख दो KMnO4। ओके, अल्डिहाइड में से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, वहां पर भी आ जाएगा KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वहां वो तो है ही अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यहाँ पर भी इतने सारे तो ये पूछे जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पूरा जो हमने डिस्कस किया उसमें लास्ट क्लास में बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट कहाँ है, कहाँ इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सिंथेसिस हुआ था वो है, उसमें बैलेंसिंग के साथ पूछा जाता है कि कितने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है उनके। अदरवाइज यहाँ पर तुम डायरेक्टली बोल दोगे कि आयोडाइड आयन है वो कन्वर्ट हो रहा है आयोडीन में, तो I-2 को I2 में कन्वर्ट कर दो। ओके, फिर दूसरा, तो देखो एग्जाम्पल तुम्हें पूछेंगे तो तुम लिखोगे कैसे, तुम जैसे लिखोगे वैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम ऐसे लिखोगे, कैसे, तुम्हें पता है कि आयोडीन का करवाना है I2 में, तो तुम ऐसा कर दोगे I- और I- कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, I2 में। तो ये -1 0 में कन्वर्ट हो गया, 2 है तो यहाँ पर भी मुझे 2 लेने पड़ेगी। अच्छा, ये हो गया। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, तो हमें रिडक्शन करना पड़ेगा मैंगनेट का, तो यहाँ पर हम साथ में मैंगनेट ले लेंगे। तो मैं माइनस वाला नहीं ले रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही ले रहा हूँ KMnO4। ओके, KMnO4 ले लिया यहाँ पे साथ में हमने। अब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, देखो Mn किस में था, यहाँ पर प्लस, देखो ये कितना हुआ +1, ये हुआ -8, तो -7, तो ये हो गया +7। ओके, तो +7 था, तो यहाँ पे कन्वर्ट किस में हो जाएगा, +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में। तो यहाँ पर तुम ऐसे भी लिख सकते हो Mn+2, मतलब सिंपल अगर लिखना हो और सिंपल, तो तुम जैसे बुक में लिखा है वैसे ही कर लो। क्या, MnO4 KMnO4 ना -1, तो वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में। बस इतना एग्जाम्पल, ये हो गया छोटा, स्वीट एंड सिंपल। फिर साथ में पानी निकल रहा है, ये निकल रहा है, वो सब चलेगा। नहीं लिखोगे तो, लिखोगे तो और अच्छा है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं। ओके, लेकिन ये इतना होना चाहिए कि भाई आयोडाइड का हो रहा है ऑक्सीडेशन, Mn का हो रहा है, मैंगनेट का हो रहा है रिडक्शन। अब ये ऑक्सीजन है एक्स्ट्रा, तो फिर पानी तो निकलेगा ही, हमें पता ही है, तो H2O लिख दो। बैलेंसिंग तो मैंने बोला ना मत करोगे, चलेगा, नहीं करोगे तो। फिर वैसा ही दूसरा एग्जाम्पल लिखना है, तो Fe लिख लो। तो तुम्हें वही चीज करनी है, Fe+2 है, उसके साथ परमैंगनेट आयन ले लो MnO4-, उसमें से तुम बना दोगे Fe+3 और बन जाएगा ये Mn+2, और यहाँ पर भी तुम निकाल दोगे पानी, लाइक दैट। जितने भी है सब में ऐसे ही कर लो, छोटा छोटा, बस इतना इतना तो याद रहेगा ही ना। तो ये इसलिए तो मैंने बोला तुम कैसे लिखोगे, इसलिए ऐसे ही लिखना है। तो याद भी ऐसे रखोगे तो चलेगा, ऐसे बुक का देखकर डर नहीं जाना है। ओके, डन। तो लेकिन है जितने भी वो सारे याद रखने पड़ेंगे, ऑक्सोलेट आयन, सल्फाइड, नाइट्राइट, सब कुछ जो भी हमने डिस्कस किया। ओके, तो ये था हमारा सारा का सारा एसिडिक मीडियम में, अभी तो बाकी है। ओके, नाउ न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल और फेंटली मतलब थोड़ा बहुत बेसिक सॉल्यूशन, ये सारे के सारे जो हमने डिस्कस किए वो किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में। बेसिक सॉल्यूशन में क्या, तो बेसिक सॉल्यूशन में डिस्कस करते हैं। देखो
पहला, अ नोटेबल रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडेट। आयोडेट है, क्या बन रहा है? आयोडेट। ओके, सो देखो नोटेबल रिएक्शन, क्यों नोटेबल? क्योंकि ऐसा आयोडेट तो बनता नहीं था, इसलिए नोटेबल। ओके, तो यहाँ तो वही है, ये क्या है? +7। देखो -8 तो +7 ही है। ओके, और ये है अपना I-। अभी उसकी रिएक्शन यहाँ पर वापस MnO2, तो ये कितना हो गया? -4, तो ये कन्वर्ट किस में हो गया? +4 में। देखो हर बार क्या हो रहा था? +7 to +2। ऊपर जितने भी रिएक्शन देखी है हमने एसिडिक मीडियम में, सब में मैंगनेट जो है, परमैंगनेट आयन, उसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 से +5 हो रहा था, सॉरी +7 से +2 हो रहा था, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके, मतलब कि रिडक्शन हो रहा था। सही है, रिडक्शन हो रहा था, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे रिडक्शन हो रहा था। और यहाँ पर देखो +7 से +4, मतलब सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन हो रहा है। ओके, लेकिन बन क्या रहा है? आयोडेट बन रहा है। ये आयोडेट क्या है? IO3- को बोलते हैं आयोडेट आयन। ओके, IO3-, तो उसको बोलते हैं आयोडेट आयन। डन, समझ में आ गया? ओके, चलो। तो यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन -2, -2 3 -6, -6 का एक तो माइनस पहले से है, तो -5, तो यहाँ क्या हो जाएगा? +5। वैसे होगा नहीं, ये स्टेबल नहीं है, लेकिन बनता है। तो वैसे भी देखो -1 to +5, -1 to 0 जा रहा था तो ऑक्सीडेशन, तो -1 to +5 जा रहा होगा, वो भी ऑक्सीडेशन ही होगा, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो थायोसल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिवली टू सल्फेट, तो थायोसल्फेट जो है वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके, तो ये हमारा थायोसल्फेट, अगेन ये तो है हमारा +7, अब यहाँ पर वापस क्या बन जाएगा? +4। अगेन देखो +7 to +4, +7 to +4। ओके, और ये जो थायोसल्फेट है वो बन गया सल्फेट में, दैट्स इट, सिंपल वन। ये H2O वाला लिखो, ना लिखना हो तो भी चलेगा। अच्छा, लेकिन देखो बोला है न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन, तो एसिडिक में हमेशा हम H2O लिखते थे राइट हैंड साइड में, और इसमें हम H2O लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। देखो कॉमन है, तो ये थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करोगे तो भी तुम ऐसे लिख पाओगे, मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है। एसिडिक में RHS में लिखना है H2O, और बेसिक और न्यूट्रल में LHS में लिखना है, और बेसिक और न्यूट्रल में इधर RHS में OH- लिखना है। ये देखो दिख रहा है, ऑब्जर्व करोगे तो वैसी छोटी छोटी बातें याद रह जाएगी। ओके, वो लिखोगे तो और अच्छा है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, चलो। then manganese salts is oxidized to MnO2, the presence of zinc sulfate or zinc oxide catalyze the oxidation। तो अगेन देखो यहाँ पर क्या हो गया? +7 तो है ऑलरेडी, और +2 भी है ऑलरेडी, और यहाँ पर बन गया वापस +4। ओके, तो +7 से +4 इसी का रिडक्शन हो रहा है, KMnO4 यही है। ओके, तो इसी का रिडक्शन हो रहा है +7 to +4। लेकिन यहाँ पर अगर हम देख ले तो ये Mn+2 था, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो इसका अगर देखे Mn के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर और कुछ तो था नहीं। तो वो बोल रहे हैं ना क्या? मैंगनीज सॉल्ट। ओके, तो वो कहाँ से आया? वो यहाँ से आया। अंडरस्टूड? ओके, मतलब वो सॉल्ट, मतलब जब Cl2 ले लूँ तो क्या लेंगे हम? MnCl2, ऐसा लेना पड़ेगा। ये +2 है, Cl एक माइनस, तो ऐसे 2 लेंगे तो -2 हो गया ना, तो MnCl2। तो ये जो सॉल्ट है वो MnCl2 में से क्या बनेगा? तो MnCl2 तो ऑलरेडी हमने लिया हुआ था, और उसमें वो कन्वर्ट होके MnO2 बन जा रहा है। ओके, क्या बन जा रहा है? MnO2। तो डायरेक्टली कितना बना फिर वो? +4। तो यहाँ पर था तुम्हारा +2 और यहाँ पर था +4, तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीडेशन किया किसने? KMnO4 ने। ओके, मतलब हर बार जो यहाँ पर हमने लिया था कि भाई यहाँ पे आयोडाइड आयन लिया हुआ था, यहाँ पे थायोसल्फाइड लिया हुआ था, तो आयोडाइड का ऑक्सीडेशन करना है, थायोसल्फाइड का ऑक्सीडेशन करना है। वैसे ही यहाँ पर ये जो सॉल्ट है मैंगनीज का, उसका ऑक्सीडेशन करना है। सब में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो KMnO4 ही है। ओके, एंड वही चीज लिखी हुई है। और ये जो लास्ट वाली नोट थी वो तो हमने कल डिस्कस की ही थी, क्या कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन अगर हमने लिया हुआ है तो वो एसिड में हम HNO3 लेंगे, H2SO4 लेंगे, कोई भी एसिड ले सकते हैं, लेकिन HCl नहीं लेना है।
क्यों HCl नहीं लेना है वो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर हम HCl लेंगे तो जो हमारा KMnO4 है वो क्या करेगा, जो लिया हुआ है उसका ऑक्सीडेशन करेगा। तो HCl लिया हुआ है वो तो मीडियम है, और तुमने HCl के साथ सपोज Fe+2 भी लिया हुआ है, तो Fe+2 का ऑक्सीडेशन करना है, लेकिन वो KMnO4 Fe+2 का ऑक्सीडेशन ना करके HCl में जो Cl- है उसका ऑक्सीडेशन कर देगा। Cl- का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो Cl इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl बन के Cl2 बन के निकल जाएगा बाहर, और वो बाहर निकल जाएगा तो वो जो Fe+2 है वो जैसा था वैसा ही पड़ा रहेगा, और हम वेट करते रहेंगे कि अभी ऑक्सीडेशन होगा, अभी ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन Fe+2 का ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। हम सोचेंगे कि KMnO4 वर्क नहीं कर रहा है। KMnO4 तो वर्क कर रहा है, लेकिन हमने एसिडिक मीडियम लिया हुआ है, दैट्स वाई KMnO4 का काम तो ऑक्सीडेशन है, तो उसने Cl का ऑक्सीडेशन कर दिया और Fe+2 वैसे का वैसा रह गया। इसीलिए ये नोट हमें गिवन है, परमैंगनेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसैटिस्फैक्टरी सिंस द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू द क्लोरीन। मतलब HCl में से ही Cl- जो है वो क्लोरीन बन जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन क्लोरीन का हो जाता है। हमें ऑक्सीडेशन करना था जो लिया हुआ है उसका, जैसे कि Fe+2 लिया हुआ है तो उसमें से Fe+3 बनाना है, I- लिया हुआ है तो उसमें से I2 बनाना है, हमने से S-2 लिया हुआ है तो उसमें से S बनाना है, लाइक दैट। ओके, समझ में आया? तो ये हमने क्या डिस्कस किया आज। कल हमने जो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है कंपाउंड, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है वो हम डिस्कस कर रहे थे। और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में हमें दो मेनली कंपाउंड, पहले तो बहुत सारे कंपाउंड हमने डिस्कस किए, और वो बहुत सारे कंपाउंड में भी हमने डिस्कस किया कौन एसिडिक, कौन बेसिक और कौन न्यूट्रल। वो भी हमने एम्फोटेरिक नेचर किसका होगा वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो हमने डिस्कस किया कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से ज्यादा होगी वो एसिडिक नेचर का होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से कम होगी वो बेसिक का होगा, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कंपैरेटिवली +4 होगी तो जनरल केस में उसका एम्फोटेरिक नेचर होगा। अच्छा, वैनेडियम एंड क्रोमियम के जो एक्सेप्शंस थे वो भी हमने डिस्कस किए। तो ये बाकी सब कंपाउंड, हम जो पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, वो जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाते हैं वो कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है वो बताने के लिए ये टॉपिक है। तो वो बताने के लिए वो एसिडिक है या बेसिक है वो बताने के लिए टॉपिक है, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। उसके साथ साथ दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होते हैं, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। उसकी प्रिपरेशन, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका शेप कैसा है, वो उसके यूज एंड एप्लीकेशंस और उसके सिंथेसिस मतलब मेकिंग प्रोसेस, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया, दोनों का, K2Cr2O7 का भी और KMnO4 का भी। और जो हमारा ये पार्ट बाकी था कि KMnO4 है वो एसिडिक मीडियम में कैसे वर्क करेगा, वर्क तो सब में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही करेगा, लेकिन तुम सोचो, चलो तुम मुझे बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कहाँ बिहेव करता है? बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में या एसिडिक मीडियम में? सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कहां बिहेव करता है KMnO4? ये जो आज हमने समझा उसके बेस पे आंसर दो। एसिड मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। बोलो। एसिडिक। चलो, निर्भय बोल रहा है एसिडिक। निर्भय क्यों एसिडिक? सर क्योंकि उसमें वो मतलब क्या बोलते थे, +2 से सही जवाब सही जवाब इतने सारे ओके, इलेक्ट्रॉन, हाँ, यस, ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करके भी वो ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, मतलब वहां पर वो +7 से डायरेक्टली +2 में जा रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, और यहाँ पर 3 और 2 और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके जा रहा है। ओके, तो वहां पर ज्यादा फास्ट में इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो जल्दी से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो एसिडिक मीडियम में वो अच्छे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तीनों में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कहां बिहेव करेगा? एसिडिक मीडियम में। ओके, डन? समझ में आ गया? पक्का?
ओके, तो यहाँ पर ये हमारा जो लेंथी टॉपिक था वो कंप्लीट होता है और यूजेस बाकी है, सॉरी बाकी है, उनको यूजेस बाकी है। तो देखो, besides its use in analytical chemistry, potassium permanganate is used as a favorite oxidant in preparative organic chemistry। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो बनाने के लिए हमें KMnO4 का यूज करना पड़ेगा। तो बेसिक है ये तो यूज, तो देखो एक ही हमें पता ही है कि एकदम रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है, लेकिन उसको लिखा कैसे है, देखो 2 लाइन भर दी उन्होंने। ओके, वही है कि रॉ मटेरियल के तौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। ओके, लेकिन कैसे लिखा हुआ है देखो, बिसाइड्स इट्स यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री में तो उसका यूज है ही। पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 लिखते तो थोड़ी जगह कम यूज होती। ओके, लेकिन पूरा वर्डिंग में लिखा हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज अ फेवरेट ऑक्सीडेंट इन प्रिपरेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके तो ये देखो, ये ट्रिक है लिखने की भी, स्किल है, ट्रिक नहीं स्किल है। ओके, इट्स यूज फॉर द ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर्स एंड फॉर द डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर है उसका यूज है कि वो ब्लीच के तौर पे यूज होता है ऑलमोस्ट ऑल फैब्रिक्स पर, ऑलमोस्ट ऑल फैब्रिक्स, वूल आ गया, कॉटन आ गया, सिल्क आ गया एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर्स में वो यूज होता है ब्लीचिंग के तौर पे। और जनरली तुमने देखा ही होगा कि ब्लीच करते हैं तो कलर निकल जाता है, सब कुछ व्हाइट हो जाता है। ओके, सो उसके लिए मतलब डीकलराइजेशन के लिए भी यूज होता है। डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब पर्टिकुलर ऑयल है वो पर्टिकुलर कलर का होगा तो उसको तुम्हें डीकलराइज कर देना है। ऑयल तो रहेगा, ऑयल की कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, कलर चेंज हो जाएगा। ओके, तो वो KMnO4 की हेल्प से कर सकते हैं। तो छोटे छोटे 2 यूज लिखे हुए, सिंपल। ओके, तो इसी के साथ हमारा बहुत बड़ा जो लास्ट कंसेप्ट था वो भी कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हमारे चैप्टर का मोर देन 75% कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर चैप्टर के टाइटल को देखें तो 50% कंप्लीट हुआ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, अदरवाइज ज्यादा कंप्लीट हो गया है क्योंकि एफ में हमें इतना स्टडी नहीं करना है जितना हमने डी में किया, क्योंकि वहां पर अभी भी रिसर्च आर गोइंग ऑन। ओके, सो जितना सिलेबस में है उतना हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो बड़े क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू या कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू न्यूमेरिकल पूछे जो जाते हैं वो डी में से पूछे जाते हैं। एक मार्क के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एफ में से जनरली लिए जाते हैं। दैट डज नॉट मीन कि डी में से 1 मार्क का नहीं आएगा, वो तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जो जनरली पूछा जाता है उसका मैं ट्रेंड बता रहा हूँ कि एफ में से जनरली 1 मार्क्स का ज्यादा आता है। ओके, दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक। हाँ हाँ बोलो।